देखिए हमारे पास जो टॉपिक है वो आपके पास क्या है। डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत ही बेसिक सा आपके पास टॉपिक है। मतलब इसी टॉपिक की बेस के ऊपर हम बहुत सारी और डेरिवेशंस करेंगे, चाहे वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की डेरिवेशन हो, चाहे वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की डेरिवेशन हो, चाहे वो एजीमुथल क्वांटम नंबर की डेरिवेशन हो। वो सारी डेरिवेशन इसी बेस पर होती है। इसके अलावा शायद आपसे लास्ट टाइम भी डिस्कस मैंने किया था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस हमारे पास की डेरिवेशन दो हैं। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए है, एक स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के लिए। तो इस वक्त जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए कर रहे हैं। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीन एक्सिस हमारे पास आते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जब हम इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं तो मतलब हम उस पार्टिकल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस। क्या आपके पास जो पार्टिकल है वो सिर्फ ऑन द एक्सिस हो सकता है या बिटवीन द एक्सिस भी हो सकता है? बिटवीन द एक्सिस भी हो सकता है, ऑन द एक्सिस भी हो सकता है और बिटवीन द एक्सिस भी हो सकता है। तो जब हम ऑन द एक्सिस उसको फाइंड करते हैं तो उस वक्त हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब बिटवीन द एक्सिस हम यूज करेंगे तो फिर पोलर कोऑर्डिनेट हमारे पास इक्वेशन आएगी, क्योंकि उसमें थीटा आएगा कि किस एंगल पर मौजूद है, एक्स और वाई के दरमियान या वाई और जेड के दरमियान किस कोऑर्डिनेट में और किस एंगल पे वो मौजूद है। तो लास्ट टाइम मैंने शायद बताया भी था कि जो पोलर कोऑर्डिनेट है उसके भी थ्री ही आपके पास एक लिहाज से पॉइंट है। एक को हम थीटा से शो करते हैं, एक को फाई से शो करते हैं और एक को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो पोलर कोऑर्डिनेट है। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी तीन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो है वो हमारे पास एक लिहाज से आ रहे होते हैं। तो इसलिए आपके पास जब हम इस इक्वेशंस को आपके पास स्टार्ट करते हैं आपके सामने, इसकी डेरिवेशंस को आपके पास जो है, तो उसमें आपके पास शुरू से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो लाजमन ऑटोमेटिकली हम आपके पास इसकी डेफिनेशन से ही आपके पास स्टार्ट करेंगे। तो डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस हमारे पास है। तो डेफिनेशंस हम लास्ट टाइम भी इस पर थोड़ी बहुत पढ़ चुके हैं कि हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है ये बेसिकली एक ऐसी इक्वेशन है जो आपको किसी भी पार्टिकल्स की पोजीशंस बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी आपको मालूम करके देगी। किसी भी पार्टिकल की पोजीशंस कहाँ पर मौजूद है, बाय द हेल्प ऑफ फार्मूलाज ऑफ एनर्जीज। एनर्जी में हम किसके फार्मूला यूज करेंगे? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी जो है वो आपके पास यूज होगा। तो ये मैथमेटिकली जब हम इसको लिखते हैं तो ऑपरेटर की फॉर्म में लिखते हैं। तो ऑपरेटर हमारे पास इसमें है ई है, जो टोटल एनर्जी ऑपरेटर है। और टी हमारे पास क्या था? काइनेटिक एनर्जी आपके पास ऑपरेटर है। और वी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है। लेकिन हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में नहीं लिखते हैं, हम इसको प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिखते हैं। जब प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें किस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराएंगे? वेव फंक्शंस को आपके पास इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो वेव फंक्शन को जब आप इंट्रोड्यूस कराते हो तो वो हमारे पास इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में हो जाती है। तो वेव फंक्शन क्यों क्यों इंट्रोड्यूस करा रहे हैं? क्योंकि हम कभी भी इलेक्ट्रॉन को फिक्स पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते हैं। क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि हमारे पास बैकग्राउंड में कुछ प्रिंसिपल्स हैं। जैसे हमारे पास हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, और वो प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि हम रेस की मदद से, क्योंकि वैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो हम नहीं देख सकते, तो रेस भी जब हम किसी भी पार्टिकल के ऊपर हिट करेंगे तो वो लाजमन उसके मोमेंटम को क्या कर देगा? चेंज। उसकी पोजीशन को भी क्या कर लेगा? चेंज। और जो इलेक्ट्रॉन वहां पे मौजूद है पार्टिकल, जब हम रेस पास करते हैं इलेक्ट्रॉन पार्टिकल उस रेस को क्या कर लेता है? ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्व करने के बाद उसकी पोजीशन चेंज होगी कि नहीं होगी? एनर्जी चेंज हो जाएगी तो पोजीशन भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्योंकि जो पार्टिकल्स एटम में मौजूद हैं उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो रेज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी भी सब्सटेंस में से रेज को पास करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है बैक साइड पे,
कुछ हिस्सा अब्जॉर्ब होता है, कुछ हिस्सा रेज का ट्रांसमिट होता है। यानी कि रेज तीन आपके पास कंपोनेंट में चेंज हो जाती है, रिफ्लेक्शन में, अब्जॉर्बेंस में और ट्रांसमिटेंस। अगर अब्जॉर्ब हो रही है तो ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी, उस पार्टिकल की जिसने उसको ऑब्जर्व किया है। एनर्जी चेंज होने से उसकी पोजीशन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसलिए उसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी। यानी कि हम ढूंढना चाह रहे थे इलेक्ट्रॉन को जिस पोजीशन पे वहां पे एक दफा मौजूद था, अगली दफा किसी और जगह पे मौजूद होता, क्योंकि उसने रेज को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके उसने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। इसलिए यहां पर हम वेव फंक्शन यानी कि साई को हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब इसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन, मेन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर जो 2 है, और हम इसके बाद काइनेटिक एनर्जी की तरफ आते हैं, क्योंकि वन बाय वन हमने इन एनर्जीज को फाइंड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी जो ऑपरेटर है, जो टी है, उसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो उसकी तरफ जब हम आएंगे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो मेरा ख्याल है फार्मूला शायद आपको आता होगा कि जनरल आपके पास उसका फार्मूला हुई स्क्वायर। देखें, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलाई, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलाई के हमारे पास जो लाइट है उसकी डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। हमारे पास जितने भी हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, एटम्स के पार्टिकल्स हैं, वो सारे वेव की फॉर्म में मूव करते हैं। किसकी फॉर्म में, जो उनमें वेव नेचर डोमिनेंट है, और वो पार्टिकल्स भी हैं और वेव नेचर्स भी रखते हैं, यानी कि डुअल नेचर रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो हम आपके पास इक्वेशन ड्राइव करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, तो उसके अंदर वेव नेचर को भी लेकर आएंगे पार्टिकल के साथ साथ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो है वो वेव नेचर को तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, वो तो पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करेगा। क्योंकि आप खुद बता रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला है, हाफ एम वी स्क्वायर, एम फॉर मास, यानी कि पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम वैसे भी ये पढ़ते हैं कि जिस चीज़ में मोमेंटम है तो उसके अंदर पार्टिकल नेचर लाजमन होगी, क्योंकि मोमेंटम शो करता है पार्टिकल नेचर्स को। और हम काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले को किस में चेंज करते हैं, मोमेंटम में चेंज करते हैं। मोमेंटम में चेंज करने के बाद हम उसमें डी ब्रोगली इक्वेशन के मुताबिक उसमें वेव नेचर को भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो उसी हवाले से आपके पास यहाँ पर से आपके पास मैं इसका पार्ट लिखता हूँ, क्योंकि चीज़ें आपने वैसी कुछ ना कुछ तो पढ़ी हुई हैं पहले से ही आपके पास। Particle have kinetic energy due to मोशन। मोशन की वजह से उसमें कौन सी एनर्जी मौजूद होगी, काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी का आपके पास फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब हाफ एम वी स्क्वायर तो हमने लगा लिया काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, ये तो सिर्फ पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है, ये वेव नेचर को शो नहीं कर रहा। अब वेव नेचर्स के लिए हमें डी ब्रोगली की इक्वेशन इंट्रोड्यूस करानी होगी, और डी ब्रोगली इक्वेशन जो हमारे पास थी वो था आपके पास मोमेंटम इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। तो इसका मतलब हमें मोमेंटम लाना होगा इसमें। मोमेंटम लाने के लिए मोमेंटम का फार्मूला बनाना पड़ेगा। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम वी होता है। तो यहाँ पर एम तो मौजूद है लेकिन वी के ऊपर स्क्वायर है, या तो वी के ऊपर स्क्वायर ख़त्म करें या एम को भी स्क्वायर में चेंज करें। तो क्या आसान रहेगा, एक एम को डबल कर लें, क्योंकि वी के ऊपर स्क्वायर को हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अगर हम अंडर रूट लेंगे तो एम पर भी क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, और वो फिर हमारे पास रिमूव नहीं होगा। तो इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी चेंज लाता हूँ और लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ है एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम, यानी कि एम को मैंने यहाँ पर क्या करा दिया है, इंट्रोड्यूस करा दिया है, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। क्यों किया, मोमेंटम को लाने के लिए। मोमेंटम क्यों ला रहे हैं, ताकि डी ब्रोगली की वजह से हम उसमें वेव नेचर को भी इंट्रोड्यूस करा सकें, क्योंकि इस वक्त ये इक्वेशन
ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कर रही है, ये वेव नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। इसलिए मैं यहाँ पर आपके पास साइड पे अगर इसको लिख दूँ कि P इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर होता है, mv के, और अगर P का स्क्वायर है तो बाकी का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी कि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो इसी को मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दूँ तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 1/2 P स्क्वायर अपॉन m बन जाएगा। मोमेंटम आ गया, और जब मोमेंटम आ गया तो अब वेव लेंथ भी आ सकती है। तो इसी में हम साइड पे आपके पास इसी को मेंशन कर देते हैं कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन, वो क्या कहती है, P इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। देखिए हमने इस इक्वेशन को ड्राइव भी किया था, दो साइंटिस्ट की इक्वेशन को कंबाइन किया गया था, प्लांक्स आपके पास इक्वेशन और आइंस्टाइन इक्वेशन को कंबाइन करके हमने ये फार्मूला बनाया था, साथ में स्पीड ऑफ वेव्स का फार्मूला भी यूज़ किया था, तो तभी हमारे पास ये इक्वेशंस बनी थी आपके पास, ठीक है ना। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पर आपके पास क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास P के ऊपर स्क्वायर है तो H पर भी स्क्वायर आएगा और लेमडा पर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसी वैल्यू को मैं यहाँ पर आपके पास पुट कर देता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा हाफ m है, और इस P स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, H स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब इसमें अगर आप ये देखें, यहाँ पर इस इक्वेशन में मास भी मौजूद है, लैम्डा भी, दोनों चीज़ें हैं, यानी कि पार्टिकल नेचर भी मौजूद है और वेव नेचर के लिए भी हमारे पास वेरिएबल्स मौजूद है। यहाँ पर एक और काम कर रहा हूँ, और वो काम क्या कर रहा हूँ ताकि आगे डेरिवेशन थोड़ी आसान हो जाए, बाद में भी वही काम करना ही होता है। काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास है उसको हम T से रिप्लेस कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर्स, तो इस वक्त भी हम काइनेटिक एनर्जी पे काम कर रहे हैं ना आपके पास, तो उसको हम T से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको T से क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ, और इसको लिख रहा हूँ H स्क्वायर अपॉन 2m और लेमडा स्क्वायर। आपके पास H स्क्वायर है और अपॉन क्या है, 2m लेमडा स्क्वायर। इस वक्त आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर में तो चेंज हो चुका है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर जब आ रहा है तो उसमें वेव फंक्शन भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वेव फंक्शन जो प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन करेगा। तो वेव फंक्शंस को मैं दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, उस साइड से भी लिख देता हूँ और इस साइड से भी लिख देता हूँ। वैसे ये कोई फर्क नहीं, अगर आप अभी नहीं लिखेंगे तो बाद में लिखना पड़ेगा। तो हम बाज़ दफ़ा आखिर में जाकर वेव फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, बाज़ दफ़ा हम शुरू में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपके पास कोई इशू नहीं होता हमारे पास। किसको, हाँ वी डिवाइड कर दें, हाँ वी को भी आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन मसला क्या है, वी को जब आप डिवाइड करोगे तो नीचे आपके पास क्या बच जाएगा, वी बच जाएगा ना आपके पास, एक एक्स्ट्रा वी बचेगा कि नहीं बचेगा। वो जो एक्स्ट्रा वी बचेगा, तो वी एक वेरिएबल है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स आपके पास डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट हो सकती है, क्या मास डिफरेंट हो सकता है। अब हमने जब इसको मास को मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन ड्राइव की हुई है, अभी यहाँ पे मास आ रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है या नहीं है, कहीं पर भी मौजूद हो। लेकिन अगर यहाँ पे वेलोसिटी आता तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फिक्स है क्या, डिफरेंट एटम में डिफरेंट है, और सेम एटम में भी जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसकी वेलोसिटी डिफरेंट है। तो इस लिहाज से वेलोसिटी एक वेरिएबल है, हम उसको लाकर और फंस जाएंगे, आपके पास हमारे पास डेरिवेशन और मुश्किल हो जाएगी। हमने इसलिए मास को इंट्रोड्यूस कराया, यानी कि आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ से वी को हम डिवाइड भी कर दें और मल्टीप्लाई भी कर दें, या एक वी को अलग कर दें, आपके पास एक वी को क्या कर दें, अलग। यानी कि आप ये चाह रहे हैं कि अगर मैं इक्वेशन को इस तरह बना दूं तो आप वाली बात हो जाएगी ऐसे। अब एम वी की जगह पर क्या आ जाएगा, पी आ सकता है ना, पी एम वी की जगह पर क्या आ सकता है, पी। यानी कि अगर मैंने इसको चेंज कर दिया और इधर मैं लगा दूं पी डॉट वी, मेरे पास वी अभी इसमें मौजूद है, पी तो आ गया, पी की जगह पर अब लेमडा अपॉन एच अपॉन लेमडा भी मैं पुट कर सकता हूँ।
लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी मौजूद है वो वेरिएबल है। एक एटम में अगर 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तीनों की वेलोसिटी डिफरेंट होती है, और डिफरेंट एटम में तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन की आपके पास वेलोसिटी डिफरेंट होगी। लेकिन एक एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबका मास सेम होता है, तो इसलिए हम इस चक्कर में नहीं पढ़ेंगे वेलोसिटी वाले में। इसमें पढ़ेंगे तो हम फंस जाएंगे, वेरिएबल आ जाएगा हमारे पास, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। क्लियर होगी बात? तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें हम इसको किसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वेव फंक्शंस को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि प्रोबेबिलिटी हमारे पास इसमें आ जाए। फार्मूले को आपने ध्यान में रखना है। फार्मूला इस वक्त क्या है आपके पास, टी का आपके पास h²/2m लैम्डा स्क्वायर आपके पास है। तो फार्मूला था हमारे पास, इसमें इसको हम वेव फंक्शन से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फार्मूला था h² 2 पाई 2m लैम्डा स्क्वायर, और साथ में भी आपके पास क्या आ गया, साई आ गया। ठीक हो गया, दोनों साइड से साई को या वेव फंक्शन को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड से, उस साइड से भी और इस साइड से। इसको अब मैं इक्वेशन नंबर क्या बना देता हूं, 3। अब इस इक्वेशन को आपने याद रखना है। आपके पास जो साई टी की वैल्यू है इसको आपने क्या रखना है, ज़हन में रखना है, क्योंकि लास्ट में हम जब एनर्जी का जो पहली दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास, सेकंड इक्वेशन, उसमें हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। उसमें इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करना होगा, और जिसकी वजह से हमें ये इक्वेशन याद रहनी चाहिए। हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, लेकिन अब हमारे पास इस इक्वेशन में एक साइड पर तो साई टी आ रहा है, वो तो ठीक है, समझ आ रहा है, वो तो हमारे पास वहाँ पर इक्वेशन मौजूद है। जो ये वाली इक्वेशन नहीं थी आपके पास, इक्वेशन नंबर 2, अगर मैं इसको वापस लिखूं, ये इक्वेशन थी ना हमारे पास, इक्वेशन नंबर कौन सी थी, 2। इसकी वैल्यू इसमें मैं पुट कर दूं, लेकिन इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, साई आ रहा है इस वाली इक्वेशन में, इस साइड पर, राइट साइड पर साई मौजूद है कि नहीं, राइट साइड पर भी साई मौजूद है। इस साई को मैंने खत्म करना है, तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू मुझे अगर चाहिए तो मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू वेव फंक्शन। वेव फंक्शन का क्या फॉर्मूला था, साई इज इक्वल टू ए साइन थीटा था, या थीटा की जगह कुछ और था, ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा था। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, वेव फंक्शन की। अब ये वेव फंक्शन की वैल्यू भी हम ऊपर पुट कर सकते हैं, लेकिन हम पुट नहीं करेंगे। वजह क्या है, क्योंकि हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए। कौन सी वैल्यू चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है ना उसकी इनिशियल पोजीशन है हमें पता है, ना फाइनल का पता है, वो तो रिवॉल्व कर रहा है, पार्टिकल तो मोशन में है, तो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए। और इंस्टेंटेनियस वैल्यू को मालूम करने के लिए हमें इसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा। किसको अप्लाई करना पड़ेगा, ऑपरेटर्स को। और कौन सा ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव्स। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हम इसमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें और उस वैल्यू को पुट कर सकें। तो इसी में मैं लिखूंगा कि आपके पास डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स हमारे पास ऑपरेटर है, डी अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या है, ऑपरेटर है। इसको हम साई के साथ लगा देंगे। यहां पर हमारे पास दो वेरिएबल है, इस साइड पर एक साइन वाला वेरिएबल है और एक एक्स वेरिएबल है, एक साइन है और एक एक्स, क्योंकि वो जो मूव कर रहा है वो उसका एंगल भी चेंज हो रहा है और उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। तो इसलिए हाथ से मैं दोनों के साथ इसको ऑपरेटर को लगा दूंगा, साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। देखें साइन के साथ जो 2 पाई एक्स है इसको हम खत्म नहीं कर सकते, वो तो थीटा है, वो उसी का हिस्सा है। साथ में डी अपॉन डी एक्स है और 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा है। जैसे अभी हम इसको ऑपरेशन को अप्लाई कर देते हैं, तो साइन का डेरिवेटिव क्या था, कॉस थीटा, यानी कि कॉस 2 पाई। अब थीटा की जगह पर तो ये कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं,
2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, और आगे हमारे पास है फिर 2 पाई एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, खाली 2 पाई अपॉन लैम्डा। देखिए अभी मैंने आपको कहा कि अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, एक साइन आपके पास वेरिएबल है, एक एक्स है, तो साइन का भी हमने डेरिवेटिव लिया, उसके एक्स का भी लिया है, ठीक है ना, उसका जो थीटा था उसके थीटा का भी हमने क्या लिया है, डेरिवेटिव लिया है। अब ये वैल्यू यहाँ पे आपके पास मौजूद है, जो आपके पास कांस्टेंट इस साइड पर आ चुकी है, ये उस वैल्यू से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको हम इसके साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, वरना टी तो हमारे पास जो है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है, तो काइनेटिक एनर्जी फिक्स तो नहीं होगी ना कि आपके पास पार्टिकल की, उसमें प्रोबेबिलिटी होगी, मींस पॉसिबिलिटी होगी, तो इसलिए हमने उसके साथ सही लगाया हुआ, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आएगा जब उसको साई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो वो प्रोबेबिलिटी में चेंज हो जाएगा, मतलब वो चांसेस में चेंज हो जाएगा कि इस पूरे रीजन में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। साई को आप मिटा दें, अगर उसको हटा दें तो आपके पास फिर इसका मतलब ये है कि आपको इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है और आप उसकी वेलोसिटी आराम से मालूम कर रहे हैं। देखें अगर आप साई नहीं लिखते हो तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे एक गाड़ी है या जैसे ये एक पेन है, ये पेन आपके सामने चलता जा रहा है और आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास कितने टाइम में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इस तरह हमारे लिए विजिबल नहीं है जैसे ये पेन विजिबल है, और हम उसको रेस के जरिए से मालूम कर रहे हैं। जब रेस उसमें से हम पास करते हैं, जब उसमें से हम रेस को पास करते हैं, तो मैंने आपको शुरू में बताया कि क्या वो इलेक्ट्रॉन उस रेस को ऑब्जर्व नहीं करेगा, करेगा तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अगली दफ़ा जब आप मालूम करोगे तो आपके पास कुछ और रिजल्ट आएगा, अगली दफ़ा मालूम करोगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा, यानी कि हर दफ़ा आपके पास जो जवाब आएगा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का वो डिफरेंट आएगा, लेकिन वो होगा एक ख़ास लिमिट के अंदर, एक ख़ास लिमिट के अंदर होगा। यानी कि हम ये फिर कहेंगे कि वो एक ख़ास लिमिट में, मतलब आप ये समझें कि अगर मैं इसको सिंपल आपके पास वे में समझाने की कोशिश करूं कि न्यूक्लियस से बड़ी वैल्यू बता रहा हूँ, न्यूक्लियस से आपके पास जो उसकी जो गैप है वो फॉर एग्जांपल जो दूर है वो आपके पास 1 पिको और 1.2 पिको के दरमियान में है, 1 और 1.2 पिको मीटर के दरमियान में इलेक्ट्रॉन कहीं पर मौजूद है, मतलब एग्जैक्ट 1 पे भी नहीं है, 1 पे भी नहीं है, 1.2 पे भी नहीं है, बल्कि उसके दरमियान में कहीं पे जवाब आ रहा है, यानी कि कभी उसका जवाब आपके पास आ जाता है 1.1, कभी जवाब आता है 1.2, कभी जवाब आता है 1.3, कभी 1.4, कभी 1.6, कभी 8, 9 और इसी तरह 1.2 आ जाता है। 1.2 से ज़्यादा नहीं आ रहा और 1 पिकोमीटर से कम नहीं आ रहा है, दरमियान में कहीं पे आ रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही एटम है, लेकिन उसकी पोजीशन फिक्स नहीं आ रही, तो लाजमन वेलोसिटी टू ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म है जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अब जब आप रेस दे रहे हो तो एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हो ना, उसको क्या दे रहे हो आप, उसको एक्सटर्नल एनर्जी, तो ऑटोमेटिकली उसके आपके पास मोमेंटम में क्या आएगा, चेंज आएगा, मोमेंटम में चेंज आएगा, पोजीशन में चेंज आएगा, ताकि हम उसकी पोजीशन मालूम कर सकें इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। देखिए हमारे पास जो एटम्स है हम उसका मॉडल बनाना चाहते हैं कि एटम दिखता कैसे है, ठीक है ना, सारा काम इसीलिए कर रहे हैं, और हमने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी हमें एटम नज़र नहीं आ रहा, उसके पार्टिकल नज़र नहीं आ रहे, तो फिर आपके पास मुख्तलिफ पीरियड में साइंटिस्ट ने रेडिएशंस के ज़रिए से पता करने की कोशिश की है। आज जो आप कह रहे हो कि एटम में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, किसने देखा है इसको, किसी ने नहीं देखा, रेस के ज़रिए से ही आपके पास जो है, और आपके पास रेडिएशंस के ज़रिए से ही हमें पता चला है कि यहाँ पर इस तरह के पार्टिकल मौजूद हैं, जो कैलकुलेशन की गई है वो रेडिएशन के थ्रू की गई है, तो सारा कुछ रेडिएशन बेस है हमारे पास, क्लियर होगी बात। अब ये 2 पाई अपॉन लैम्डा ए से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपके पास हो जाएगा, तो इसको मैं आगे उसमें मल्टीप्लाई, तो डी मेरे पास है साई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू
2 पाई अपॉन लैम्डा है, ए है, और कॉस है 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा है। ठीक है ना। मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये एक ईजन फंक्शन है, यानी कि ये दोबारा साई में चेंज हो सकता है, और मुझे वैल्यू भी किसकी चाहिए, साई की वैल्यू चाहिए ना, ताकि मैं साई की वैल्यू उसमें पुट कर सकूँ आपके पास, जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 बनी हुई है। तो इस लिहाज से मैं इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो इसी में मैं लिखूंगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपके पास सेकेंड दफ़ा ऑपरेटर लगाएंगे, तो 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट हो गया, लैम्डा कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, डी अपॉन डी एक्स है, cos 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा है, और साथ में आपके पास d अपॉन डी एक्स है, और 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ठीक हो गया। अब इसको मैं जब सिंप्लीफाई करता हूं तो डी स्क्वायर है साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया। देखिए, हमने जो आपके पास स्क्वायर लेना है, तो या आपके पास एक्स का लेना है, या आप समझिए ओवरऑल होल मौजूद है स्क्वायर। ठीक है ना। जब आप देखें किसी यूनिट का भी लेते हो ना स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आपके पास ये सिर्फ मीटर पर स्क्वायर है या सेंटीमीटर स्क्वायर है? पूरे पे स्क्वायर है ना, तो इसलिए हम ओवरऑल पूरा स्क्वायर नहीं लेते हैं। तो ये मतलब आप समझें कि जो एक्स पे स्क्वायर है वो खाली एक्स पे नहीं है, पूरे डी एक्स के ऊपर स्क्वायर आपके पास। ठीक हो गया। 2 डी एक्स हमारे पास, कितने हमारे पास है? 2 आपके पास। तो 2 पाई हमारे पास आ गया, ए अपॉन लेमडा आ गया, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो गया 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, और यहाँ पर आपके पास ये क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन लेमडा। अब ये सारी चीज़ें हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो d आपके पास स्क्वायर है, डी एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस साइन भी मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 पाई स्क्वायर, और नीचे आपके पास लेमडा का भी स्क्वायर, और आपके पास आ जाएगा a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा। क्या फंक्शन रिपीट हुआ है? इनिशियल फंक्शन वापस आ गया, जिसका मतलब ये ईजन आपके पास एक लिहाज से फंक्शन था, और इसमें ईजन वैल्यू आपके पास क्या होगी 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन रिपीट होने के बाद जो साथ में कांस्टेंट नंबर आता है, वैल्यू आती है, वो ईजन वैल्यू होती है हमारे पास। तो इसी को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ इस वक्त। तो डी स्क्वायर है साई है अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इज इक्वल टू माइनस है 4 है पाई स्क्वायर है अपॉन लेमडा स्क्वायर है, और साथ में इधर क्या आ जाएगा साई। और मुझे वैल्यू भी किसकी चाहिए थी, साई की वैल्यू चाहिए थी ना। आप साई की वैल्यू मैं अगली आपके पास स्लाइड पे निकालूंगा। लेमडा स्क्वायर इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा -4 पाई स्क्वायर क्या हो रहा है मल्टी, उस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, आपके पास क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा ना हमारे पास। तो अगली स्लाइड्स में आपके पास इसी को मैं आपके पास कन्वर्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई होकर लेमडा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, और -4 पाई स्क्वायर भी यहाँ पे आ जाएगा। ये किस साइड पर आ गया, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, साई के बराबर। ऐसे ही हो जाएगा ना आपके पास, वो डिवाइड हो रहे थे उधर जाकर ट्रांसफर हो गया आपके पास। क्लियर होगी बात, साई का जवाब आ गया। अब इक्वेशन नंबर जो 3 है, इक्वेशन नंबर 3 जो है वो चेक करें क्या है, और मुझे बताएं क्या थी इक्वेशन 3। यानी कि वो था साई टी इज इक्वल टू एच स्क्वायर 2m लेमडा स्क्वायर था आपके पास, लेमडा स्क्वायर साई। ये थी इक्वेशन 3 मेरे पास, ऐसी है ना। अब इक्वेशन 3 में इस साई की वैल्यू को मैं क्या कर देता हूं, पुट कर देता हूं, साई की वैल्यू को पुट कर देता हूं, ताकि मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी आ जाए, जो काइनेटिक एनर्जी आ जाए वो इंटरस्टेनियस वैल्यू के हिसाब से आ जाए, इसकी वैल्यू से इंटरस्टेनियस से। तो पुट वैल्यू इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन
इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमारे पास है आपके पास लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर साई अपॉन डी आपके पास जो है एक्स स्क्वायर आपके पास हो गया, और साथ में साई के क्या क्या मौजूद है, एच स्क्वायर है ना या नहीं है। देखो इस साइड पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसको, या इसको मैं उसी साइड पे पुट कर देता हूँ जिस साइड पे मौजूद है आपके पास, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो इस साइड पर हमारे पास है साई टी है, ऐसी है, साथ में है एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। अब साथ में ये वैल्यू आ जाएगी, माइनस भी है इस वैल्यू में, नहीं है माइनस मौजूद है ना आपके पास, तो माइनस हो गया लैम्डा स्क्वायर 4, क्योंकि माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और साथ में आपके पास क्या है डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपके पास। अगर आप देखें साई की जगह पर इसकी वैल्यू जो है मैंने यहाँ पे क्या कर दी है, पुट कर दी है यहाँ पे। क्लियर होगी बात, साई की जगह पर उसकी वैल्यू को लिख दिया है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर कुछ कैंसल हो रहा है, लैम्डा स्क्वायर से कैंसल हो जाएगा, अब बच क्या जाएगा आपके पास, साई टी इज इक्वल टू आपके पास जो है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस हमारे पास है एच स्क्वायर, नीचे 2 4 जा 8 m और पाई स्क्वायर, ऐसी है ना, साथ में डी स्क्वायर है साई है अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये मैंने काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर विद वेव फंक्शन का फार्मूला ड्राइव कर लिया, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर विद वेव फंक्शन का फार्मूला ड्राइव हो चुका है। अब इसी को इक्वेशन नंबर 2 जो फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास, वहां पर मैं इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ साई टी इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में तो साई एनर्जी था मेरा ख्याल है, इज इक्वल टू साई टी की जगह पर ये सारा कुछ आ जाएगा, माइनस है एच स्क्वायर है 8m पाई स्क्वायर है, साथ में डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, और प्लस आपके पास साई वी है, ऐसी है कि नहीं है। तो ये मैंने इसमें वैल्यूज को क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब ये प्लस साई वी है, वी तो पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर को, ये प्लस में है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में आपके पास क्या हो जाएगा, शिफ्ट आपके पास हो जाएगा, अगर आप इसको उस साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो इसलिए मैं यहां पर शिफ्ट भी कर रहा हूं इसको, साई ई माइनस साई वी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8m पाई स्क्वायर, साथ में क्या है डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्लियर होगी बात यहां तक, इसको मैंने यहां पर क्या कर दिया है, शिफ्ट किया है आपके पास, और इस बार में आ गया। अब इस साइड पर जो आपके लेफ्ट साइड पर मौजूद है साई और ई है माइनस साई वी है, इसमें साई कॉमन है या नहीं है, साई इसमें कॉमन है ना हमारे पास, साई इसमें क्या आ रहा है, कॉमन आपके पास आ रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और उसमें इसको कॉमन ले लेते हैं, ये वैल्यूज याद रखनी है जो आपके पास इसमें मौजूद है। तो हमारे पास इसमें साई अगर कॉमन आ गया तो अंदर बच जाएगा वी इज इक्वल टू क्या क्या था हमारे पास, माइनस एच स्क्वायर, नीचे 8 था m पाई स्क्वायर मेरा ख्याल है, और आपके पास क्या है डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऐसी है ना हमारे पास। अच्छा ये भी आपके पास हमने डी वगैरह को इंस्टेंटेनियस वैल्यू को अलग करना है, 8m पाई स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है उस साइड पे जाकर, और h मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। अभी देखिए मैं इस इक्वेशन में थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ, 8m पाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया एच स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या था ई माइनस वी और इसके साथ साई भी था, ऐसी है, इज इक्वल टू इधर माइनस भी बचा हुआ है ना हमारे पास, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए सिर्फ अरेंजमेंट हो रही है, खाली चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, बाकी कोई न्यू चीज़ नहीं हो रही है, सिर्फ अरेंजमेंट हम इसमें कर रहे हैं।
वहीं पर रहेगी ना आपके पास, माइनस को हम उधर ही छोड़ दिया इसलिए क्योंकि अगले स्टेप में भी इसको उधर शिफ्ट करेंगे। नहीं नहीं, माइनस उसमें आप जो उसमें चेक करें कि माइनस उसी के साथ शिफ्ट नहीं हुआ है आपके पास, ठीक है ना, वो ऑलरेडी पहले से माइनस उधर नीचे मौजूद था आपके पास, उसको आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं उसमें। अच्छा, अब ये माइनस में है, किस में है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, उस साइड पर फिर क्या बच जाएगा, जीरो, क्या बच जाएगा, जीरो। तो ये आपके पास ऐसे हो जाएगा डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इधर पहले से साइन कुछ नहीं है तो प्लस है ना, 8m पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और साथ में क्या है, ई माइनस वी साई इज इक्वल टू जीरो। ये श्रोडिंगर की इक्वेशन है आपके पास फॉर वन डायमेंशन, क्योंकि इसमें खाली एक्स है ना हमारे पास, एक्स एक्सिस है ना हमारे पास। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कितने एक्सिस होते हैं, 3 एक्सिस होते हैं। इसको हम कहते हैं दिस इज द, हर चीज मालूम कर सकते हैं, सिर्फ डेटा हमारे पास होना चाहिए। आपके पास एनर्जी ई की वैल्यू होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू होनी चाहिए, बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, बाकी चीजें कांस्टेंट है कि नहीं है, और साई की वैल्यू होनी चाहिए जो आपके पास हो, ये इस साइड पे जो साई लिखा हुआ है, इसको तो हमारे पास फार्मूला है, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीजें मौजूद होंगी, इसको पुट कर लेंगे तो हमारे पास डी एक्स का जवाब आ जाएगा। किसका जवाब आ जाएगा, डी एक्स। डी एक्स मतलब एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रॉन कहां पे मौजूद है। अब उसके लिए आपके पास कंडीशंस होती हैं, अगर आपके पास जो जवाब आएगा उसमें हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर ग्राफिकली आपके पास ग्राफिकली उसकी लाइनें इस तरीके की आई जो हमने अभी आगे पढ़ना है, यानी कि इस तरह का ग्राफ बना और दो लाइनों ने आपस में कनेक्ट नहीं किया, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। और अगर आपके पास ऐसे बन गया ग्राफ, यानी कि इस फॉर्म में ऐसे बिल्कुल आपके पास ग्राफ एच बन गया, इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है आपके पास। तो ये कुछ हम ग्राफ पढ़ेंगे आगे, और उसमें जो वैल्यूज हमारे पास आती हैं डेटा से, वो वैल्यूज के जरिए से हम ग्राफ ड्रा करते हैं, और वो ग्राफ हमें बताता है कि जिस जगह पर आप मालूम करना चाह रहे थे इलेक्ट्रॉन वहां पे मौजूद है या नहीं है। हमारे पास एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है, और आपके पास वाई एक्सिस में है या जेड एक्सिस में, क्योंकि आप अगर देखें जो पी आर्बिटल है, पी आर्बिटल के या पी जो सब शेल है उसके कितने आर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, 3 हमारे पास उसके आर्बिटल्स हैं। अब उनमें से जरूरी नहीं है कि तीनों में इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कार्बन का अगर आप ड्रा करते हो तो कार्बन में पी के ऊपर ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक पी एक्स में आता है, एक पी वाई में आता है, पी जेड में इलेक्ट्रॉन नहीं आता। तो आपने ये फार्मूले अप्लाई करके ही मालूम किया हुआ है कि पी जेड में इलेक्ट्रॉन नहीं है, वरना हमें तो इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आता, हमें कैसे पता चला कि पी जेड में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। समझा रही बात की। तो हमारे पास किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और किस में नहीं है, वो डेटा एक आता है, डेटा से हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ की कुछ टाइप्स ऐसी हैं जो हमें बताती हैं कि इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा या नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फिर भी हमें नजर नहीं आता। सारा कुछ आपके पास एक्सपेरिमेंट से आने वाला डेटा, जो आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा, जो आपको एक टेक्निक प्रोवाइड करेगी, उसके ज़रिए से आप ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ भी आप किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए से ड्रा करेंगे। वो ग्राफ में आपके पास जो आपके पास टाइप्स आती हैं वो हमें बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ पर है और कहाँ पे नहीं है, एक्स में है या नहीं है, वाई में है या नहीं है, जेड में है या नहीं है, लास्ट नहीं है। अब इसको भी आप शिफ्ट कर सकते हो, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये कौन सी इसकी फॉर्म है, इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप इसकी इस साइड पर ये 8 वाला प्लस हो रहा है और उस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब किसी एक को मालूम करना होगा तो आप शिफ्ट कर लेंगे। जैसे हमारे पास, आपने ये इक्वेशन कभी देखी होगी जिंदगी में, इस तरह की इक्वेशन देखी है कभी मैथ्स में, कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस साइड पर हम जीरो लिखते हैं, इसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास। तो श्रोडिंगर की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि उस साइड पर हम जीरो को शो करते हैं, वरना ये नहीं है कि आपके पास उधर जीरो ही जवाब आएगा आपके पास। तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन। इसके लिए वन डायमेंशन, क्योंकि एक्स एक्सिस मौजूद है खाली,
क्या मौजूद है। अब इसमें देखिए अभी आपके पास इसी को मैं चेंज करता हूं, डी स्क्वायर साई है अपॉन डी एक्स स्क्वायर और साथ में लगा दूं डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8m पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, साथ में e माइनस वी है और साई है इक्वल टू 0। इक्वेशन सिंपल सी चेंज हो गई है। किस में चेंज होगी आप, ये 3 डायमेंशन, पहले 1 डायमेंशन था, अब क्या हो गया 3 डायमेंशन। आप तीनों एक्सिस को एट अ टाइम भी मालूम कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पर आपके पास मौजूद होगा आपके पास। क्लियर होगी बात। तो ये हमारे पास डेरिवेशंस थी श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के लिए आपके पास जो है ये हमारे पास इक्वेशंस है। मेन आपके पास डेरिवेशन यहीं पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन बाज़ दफ़ा हम इसमें थोड़ा सा एक और कॉमन भी लेते हैं आपके पास। माइनस ई माइनस वी आपके पास, प्लस नहीं, ये वो इसी निशान आया होगा। अच्छा, अब इसमें अगर आप ये देखें जो आपके पास ये चीज़ें लगी हुई हैं, मतलब डेरिवेटिव लिए हुए हैं, इन डेरिवेटिव में अगर आप देखें तो कुछ कॉमन है कि नहीं है। साई कॉमन है, साई कॉमन है ना यहाँ पर, तो इसमें से साई मैं कॉमन ले रहा हूँ अभी। आप देखें फिर इसमें थोड़ा सा एक आपके पास चेंज कर, वरना ये क्वेश्चन खत्म हो चुकी है, यहाँ पर ड्राइव हो चुकी है। डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर, और कॉमन क्या आ गया साई, प्लस 8m पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ई माइनस वी है और साई है इक्वल टू 0। किसको, डी को, ये वाला सही। दोनों में से भी तो कॉमन आ सकता है ना बाद में सही। अब यहां पर मैंने क्यों कॉमन लिया है आपके पास, समझने वाली यहां पर एक चीज है। अगर आप देखें मैंने ऑपरेटर को अलग कर दिया, क्या डी अपॉन डी एक्स ऑपरेटर था कि नहीं था। ऑपरेटर वही होता है जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज करता है, तो यही चेंज कर रहा था हमारे पास। अगर आपको याद हो डी अपॉन डी एक्स ने ही साइन थीटा को कॉस थीटा में चेंज किया था और कॉस थीटा को दोबारा साइन थीटा में चेंज किया था। तो ऑपरेटर की डेफिनेशन हमने यही की हुई थी कि तब मैथमेटिकल आपके पास systems which transform the one property to an other property या one function into an other functions में जो चेंज करता है उसको ऑपरेटर कहते हैं। तो मैंने खाली ऑपरेटर को अलग किया है। इन ऑपरेटर्स को इस वक्त जो 3 डायमेंशन के ये ऑपरेटर्स हैं, इन तमाम ऑपरेटर को मिलाकर लैप्लेशियंस ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, लैप्लेशियंस ऑपरेटर्स कहा जाता है, जिसको आपके पास नेक्स्ट उस पर मैं आपके इसी में आपके पास इसको लिखता हूं लैप्लेशियन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, लैप्लेशियन। और इस पूरे को आपके पास रिप्रेजेंट किया जाता है इससे, प्लस आपके पास है 8m पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर है ना, ई माइनस वी हो गया, साई इक्वल टू 0। इसी तरह है कि नहीं, सिर्फ मैंने यहां पर उस पूरे ऑपरेटर की जगह पर इन्वर्टेड ट्राइंगल लगा दिया। और ये इन्वर्टेड ट्राइंगल जो हमारे पास है, इन्वर्टेड ट्राइंगल, ये किस चीज को शो करता है, लैप्लेशियन ऑपरेटर। लैप्लेशियन ऑपरेटर दोज ऑपरेटर्स व्हिच चेंज द वन फंक्शन टू एन अदर फंक्शंस। उनके ऊपर स्क्वायर था इसलिए इसके ऊपर भी क्या मौजूद है, स्क्वायर। उन सब के बराबर, उन तीनों के बराबर, वो जो तीन थे, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर, उसको हम इससे रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक इसकी नंबर 4 इक्वेशंस आप कहें इसको फाइनल इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास इसका आता है इसकी एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस की क्या एप्लीकेशंस हैं और हम इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी कुछ 3-4 पॉइंट्स आपके पास मौजूद हैं कि दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एनर्जी वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का पहले फार्मूला ड्राइव किया था हमने, तो 3 डायमेंशन में भी यही आपके पास स्टेटमेंट आएगी, लेकिन सिंपल नीचे क्या लिखा हुआ है, 3 डायमेंशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
यानी कि पार्टिकल्स की एनर्जी को वन डायमेंशन में एक्स एक्सिस में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स वाई और जेड में भी कैलकुलेट किया जा सकता है। दिस इक्वेशन हैज बीन यूज्ड टू ड्राइव इन एक्सप्रेशंस फॉर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम्स। आप लोगों ने एक डेरिवेशंस की हुई है बोहर एनर्जी, E इज इक्वल टू हमारे पास जो आता है माइनस जेड स्क्वायर्स के अपॉन एन स्क्वायर्स, ये बोहर का आपके पास फार्मूला था। एक हम यहाँ पर अर्वन श्रोडिंगर की भी इक्वेशन ड्राइव करेंगे एनर्जी की, लेकिन उसकी डेरिवेशन में यही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इस्तेमाल होगी, तो तब ड्राइव होगा, अदरवाइज वो ड्राइव नहीं है आपके पास। दिस इक्वेशन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि एटम्स में ऑर्बिटल्स हैं, डिफरेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, क्योंकि एक ही शेल में जब डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, डिफरेंट पोजीशन आ रही हैं, तो इसका मतलब है अंदर ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, और उन ऑर्बिटल की भी एनर्जी एक दूसरे से क्या है, चेंज है। जैसे हमारे पास जो पी आपके पास सेकंड शेल है, उसके अंदर 4 ऑर्बिटल्स हैं, एक एस ऑर्बिटल है, एक पी एक्स है, एक पी वाई है, और एक पी जेड आपके पास ऑर्बिटल्स मौजूद है। तो 4 पोजिशनें हैं, 4 वैल्यूज आपके पास आएंगी सेकंड शेल्स के लिए, ये 4 डिफरेंट जगहों पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है। दिस इक्वेशन डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसके बिहेवियर को भी एक्सप्लेन करने के लिए हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या थी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और उसकी डेरिवेशंस है, और साथ में आपके पास उसकी एप्लीकेशंस आपके पास। अब इसमें आपका कोई भी क्वेश्चंस हो तो बेशक आप पूछ सकते हैं। लिख लिया मेरा ख्याल हो गया।